तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे है। इसका मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली एग्जांपल से इसको समझना है किन कंडीशन में रेजोनेंस को रोक रहा होगा ये। NH2 NCH3H CH3H NCH3 CH3H NCH3 CH3 CH3। बोर्ड तो सबको है प्रॉपर? बताओ, कोई एक बताओ। यस सर। चलो ठीक है फिर। तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि इस केस में जो स्टेरिक इमिशन ऑफ रेजोनेंस आ रहा है, तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे अगर NH2 आ रहा है इस केस में, यहाँ पर मैं दिखा दूं अलग से, ये क्या आ रहा है, H और H। इस केस में अगर देखना है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखना है कि जो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर हर जगह पे आ रहा है, नेट अंडरस्टूड है वो। अब देखना है कि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस पाई बॉन्ड के साथ बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस में आ रहा है इस तरीके से यहाँ पे। और जब रेजोनेंस में आ रहा है ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो पाएगा। देख लोगे ध्यान से पहले, यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर आ रहा है, तो वो दिख रहा है कि यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, कंजुगेशन में होगा। थर्ड स्ट्रक्चर में भी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये भी क्या होगा, इसके साथ कंजुगेशन में रहेगा। तो इस तरीके से दिखा दो यहाँ पे अगर चाहो तो, पाई बॉन्ड के फॉर्म में। अब इस केस में देखना यहाँ पे कि यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर दिख रहा है, किसके साथ, रेजोनेंस में होगा पाई बॉन्ड के साथ। यहाँ पर भी रेजोनेंस में आ रहा है, बट एक्चुअल में जो डिफिनेशन आ रहा था कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट, इसका एक डिफिनेशन लिख भी लोगे अगर यहाँ पे, कि जो SIR इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें, इस पॉइंट पे आते हैं। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे नोट भी करना है तुम लोगों को इसमें, और उसके बाद फिर इस एग्जांपल को हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैं लिख ही दे रहा हूँ इसमें, व्हेन द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, when the effect of resonance when the effect of resonance is interrupted by steric crowding, is called steric inhibition of resonance। डिफिनेशन भी सिंपल सा इसका, कि when the effect of resonance is interrupted by a disturbed by steric crowding is called SIR। क्या इस केस में कि यहाँ पर भी दिख रहा है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, चारों कंडीशन में इवन जो लोन पेयर है पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ रहा है। लेकिन अब होता है क्या यहाँ पे है, जैसे हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर में देखें, जिसमें 2 CH3 ग्रुप आ गया, और CH3 ग्रुप को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, बल्की ग्रुप, और वही उसी ग्रुप के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्राउडिंग आ पाता है इस केस में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि चारों कंडीशन में अगर देखोगे ध्यान से, इसको मैं अगर H और H के फॉर्म में दिखा दूं, अगर यहाँ पे है H और इधर भी क्या हो, इसमें H, तो यहाँ पे तुम लोगों को चेक करके बताना है इस केस में कि यहाँ पे H और H के बीच में क्राउडिंग आ रहा होगा, यहाँ पे CH3 के बीच में रिपल्सन होगा, इसमें भी H और CH3, यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच में रिपल्सन, CH3 और यहाँ पर भी CH3 के बीच में रिपल्सन आ रहा होगा। तो यहाँ पे बस चेक करके तुम लोगों को ये बताना है इसमें कि जो दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन है यहाँ पे है, इसमें H और H के बीच में हो रहा है, बहुत ही स्मॉलर एटम है H, जबकि यहाँ पे जब CH3 आ जाता है तो CH3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, लार्जर ग्रुप,
और जब लार्जर ग्रुप, जितना ज्यादा लार्जर ग्रुप होगा CH3 बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा एज कंपेयर टू H और H। तो चारों स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग जो टर्म आ रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग किसमें होगा? सर चौथे केस। तो ये सब उसमें क्या रहेगा, फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा। अब इसमें रहेगा क्या, यहाँ पे जो CH3 आ रहा है यहाँ पे, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें H और H स्मॉलर एटम है, बहुत ही कम रिपल्सन होगा, ना के बराबर। इसमें एक साइड तो H और H है, बट इसमें दूसरी साइड क्या आ गया, इसमें CH3। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या आ गया, दोनों साइड CH3 बट एक साइड यहाँ पे H आ रहा है। और फोर्थ स्ट्रक्चर में CH3 और CH3 इस टाइप से आ रहा है इस कंडीशन में। तो सबसे ज्यादा जो स्टेरिक क्राउडिंग होगा यहाँ पे फोर्थ वन में। अब देखना कि फर्स्ट में बिल्कुल भी क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पे H और H के बीच में कोई भी बहुत ज्यादा रिपल्सन नहीं होता, ये तो बहुत ही स्मॉलर एटम है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा इसमें प्रॉपर रेजोनेंस हो पाएगा यहाँ पे। अब जो फोर्थ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो फोर्थ स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर आ रहा है, तो दिखने में लग रहा है कि इसके साथ पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, बट एक्चुअल में जो CH3 है, इसके बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन होता है यहाँ पे है, इसी को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इस दो ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन आ रहा है यहाँ पे, इस दो ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन आ रहा है, उसी को वर्ड या क्या यूज करते हैं इसमें, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन, तो वहां पे क्या आ रहा होगा इस केस में, स्टेरिक रिपल्सन। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन जो रहेगा फोर्थ वाले में, यहाँ पे होता क्या, जैसे इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन होगा और यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ये क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है यहाँ पे, आउट ऑफ प्लेन। जिस प्लेन में ये नाइट्रोजन का अभी आ रहा होगा यहाँ पे, बेंजीन के रिंग में आ रहा होगा अभी यहाँ पे, बट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ये होता है कि आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। और जैसे आउट ऑफ प्लेन हो गया, हम एक कंडीशन लिखे हुए थे अगर याद हो, कंडीशन फॉर रेजोनेंस में, कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। जहां पे रेजोनेंस हो रहा हो उस कंडीशन में क्या हो, मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ रहा हो। अब इसमें होता है क्या, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ये पूरा ग्रुप ही जो मैंने सर्कल किया हुआ है वो क्या हो जाता है उसमें, आउट ऑफ प्लेन। और जैसे आउट ऑफ प्लेन हो गया, अब ये इस प्लेन में होता ही नहीं है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं हो पाता यहाँ पे। और जब रेजोनेंस में नहीं आ पा रहा है इसका लोन पेयर यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है, रेजोनेंस होने से रोक रहा है यहाँ पे। कैसे रोक रहा है यहाँ पे, तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ये जो पूरा ग्रुप है जो मैंने सर्कल किया वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा इस केस में यहाँ पे, इसमें बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो पाता इस केस में। उसी तरीके से तो फोर्थ वाले में बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। थर्ड वाले की बात करें यहाँ पे, तो फोर्थ के रेस्पेक्ट में थर्ड में कुछ कम क्राउडिंग है, कुछ कम रिपल्सन होगा, इस साइड एक H आ गया, इसके रेस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा, इसमें और भी यहाँ पे कुछ, इसके रेस्पेक्ट में थर्ड के रेस्पेक्ट में सेकंड में और भी ज्यादा रेजोनेंस होगा, और फोर्थ में तो प्रॉपर रेजोनेंस, ये फर्स्ट में तो प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ऑर्डर ऑफ, अगर इसको 1 2 3 4 order of electron density in the benzene ring, order of electron density in the benzene ring, benzene ring में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा इन द बेंजीन रिंग। अब इसमें सोचना है कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रॉपरली बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है थ्रू रेजोनेंस। सेकंड में कुछ अमाउंट में रेजोनेंस हो पाता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है कि जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा रेजोनेंस का इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाता है, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग कम है दैट मींस वहां पे प्रॉपर रेजोनेंस हो पाएगा, और स्टेरिक क्राउडिंग जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे इंक्रीज होगा, दैट मींस वहां पे रेजोनेंस का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो पाता यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, सोच के बताओ इसमें ऑर्डर क्या आना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट में प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड में कुछ अमाउंट में रेजोनेंस होगा, थर्ड में और भी कम होगा, फोर्थ में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा वहां पे। सर हाँ बताओ। सर वो फोर्थ वाले में नाइट्रोजन भी आउट ऑफ द प्लेन है क्या? बिल्कुल, वो पूरा जो मैंने सर्कल किया हुआ है पूरा ही आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, नाइट्रोजन और ये दोनों CH3, इसके बीच भी रिपल्सन होगा यहाँ पे, यहाँ भी रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन का वो रोटेट ही कर जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है पूरा ही वहां पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें
ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट में तो प्रॉपर रेजोनेंस हो पाएगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रॉपरली प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा बेंजीन को। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा बेंजीन का वो फर्स्ट का। देन सेकंड, सेकंड में भी क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट में रेजोनेंस हो पाएगा। देन थर्ड, देन फोर्थ। तो जो SIR इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा क्राउडिंग है वहां पे। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा रेजोनेंस उतना ही कम अमाउंट में हो पाता है। यहाँ पे फोर्थ में तो बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और फर्स्ट में प्रॉपर रेजोनेंस हो पा रहा है यहाँ पे। ऑर्डर क्या होता है 1 2 3 4। इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसमें, ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। अब कौन से कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कार्बन नाइट्रोजन। बेंजीन का कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, उसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, उसको सोचना है वहां पे। चलो तुम लोग बताओ सोच के इसमें क्या रहेगा ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ यहाँ पे, तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा तो बताना है वहां पे। सही है, इसमें कुछ लोगों का आंसर आ रहा है इसमें। सही है बिल्कुल। इसमें जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो CN बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका रहेगा यहाँ पे? फोर्थ का। अब सोचना यहाँ पे ध्यान से कि फोर्थ का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्यों? मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें फर्स्ट में प्रॉपर रेजोनेंस हो पाएगा, और जब प्रॉपर रेजोनेंस होगा देन ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो पाएगा इस पोजीशन पे यहाँ पे। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है इस पोजीशन पे यहाँ पे, दैट मींस इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। और फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में क्या रहेगा यहाँ पे है, बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अभी रहेगा यहाँ पे। और जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, दैट मींस इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या आता है इस केस में यहाँ पे है 4 3 2 1। दोनों ऑर्डर देखना था यहाँ पे। जब इसमें प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे है। सेकंड में क्या होगा, इसमें कम रेजोनेंस होगा। थर्ड में और भी कम हो रहा है। फोर्थ में और भी कम रेजोनेंस हो रहा है। दैट मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज कर रहा है, बट कार्बन नाइट्रोजन, बेंजीन का कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होगा तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे? फोर्थ का। रीजन सिंपल सा है कि इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दैट मींस कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस सबसे ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट, कंप्लीट तो नहीं मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। दैट मींस बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा फोर्थ का, देन 3 देन 2 देन 1। तो ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है इसमें। इसको नोट भी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको एक ये डिफिनेशन टाइप से आ रहा है SI इफेक्ट होता क्या है, और एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। इसी ऐसा ही क्वेश्चन जेई एडवांस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये चीज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे GOC2 में, तो वहां पर भी इसका एप्लीकेशन आएगा। तो नोट भी करो। इसके नीचे एक पॉइंट और भी नोट करना था यहाँ पे, SIR इफेक्ट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। SIR इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। और ये जो SIR इफेक्ट आता है, एक पॉइंट ये भी याद रखना है, तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में अगर आर्थो पोजीशन पे कोई लार्जर ग्रुप आ रहा है इस तरीके से, देन वहां पे SI इफेक्ट लग पाएगा। मेटा पैरा पोजीशन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। तो ये मेनली इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में है। तो दूसरा ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? आर्थो पोजीशन पे।
तो लॉजिक इसका बहुत ही सिंपल सा था कि जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा दो ग्रुप के बीच में, तो इसमें जो वर्ड आ रहा है स्टेरिक रिपल्सन, तो दो ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उसी को हम लोग वर्ड क्या यूज करें, स्टेरिक रिपल्सन। और जितना ज्यादा ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही आउट ऑफ प्लेन हो पाता है वो, दैट मींस रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा उसमें। कर नोट डाउन करिए इसको सब लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें यहाँ पे। लास्ट पॉइंट भी याद रखना कि एसआई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। देखते हैं उस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पे। COH CH3 COH CH2 CH3 COH CH CH3 COH इस क्वेश्चन में बस इतना सा बताना है तुम लोगों को, एसआईआर इफेक्ट जो होगा, और मैंने भी बताया कि एसआई इफेक्ट किस पोजीशन पे रहेगा, ओनली आर्थो पोजीशन पे। एक दूसरे स्टेट में अगर आर्थो पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है देन एसआई इफेक्ट हो पाएगा वहां पे। यहाँ पे बताना है कि एसआईआर इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसआईआर इफेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में आएगा एसआईआर इफेक्ट सबसे ज्यादा। बाकी इसका एप्लीकेशन जो रहता है हम लोग एसिडिक रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे आता है, कार्बोक्सिलेट का केस है। बट इस क्वेश्चन में बस इतना सा बताना है कि एसआईआर इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में आ रहा होगा, हर जगह रिपल्सन हो रहा होगा, यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, यहाँ पर भी रिपल्सन। तो सही है, सब लोगों का ऑर्डर सही है बिल्कुल। इसमें जो सबसे ज्यादा एसआई इफेक्ट रहेगा वो किस में आ जाता है, इसमें फोर्थ वन में, क्योंकि इसमें बेसिकली CMe3 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4Me, ये 3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो सबसे ज्यादा लार्जर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मींस इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन हो रहा होगा, जिसमें ज्यादा रिपल्सन दैट मींस उसमें एसआई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है वहां पे। दैट मींस ऑर्डर क्या आ जाता है एसआई इफेक्ट का, इसमें 4 3 2 1। बाकी जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो वहां पे इससे एसआई इफेक्ट के फैक्टर से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर पाएंगे, जो कि GOC2 का पार्ट है। तो इस बार इतना ध्यान रखना है इसमें कि एसआई इफेक्ट जितना ज्यादा लार्जर ग्रुप होगा आर्थो पोजीशन पे है, उतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन, देन एसआई इफेक्ट वहां पे उतना ही ज्यादा। तो उसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। जो फर्स्ट एग्जांपल वो लिए हुए तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था यहाँ पे एसआई इफेक्ट को समझने के लिए, कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट इन द बेंजीन रिंग एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। NO2 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 आयोडीन। इसमें क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है, मैं इसको अगर नंबरिंग कर दूं इस केस में, इसको फर्स्ट बोलो अगर यहाँ पे, इस कार्बन को सेकंड बोलो और इस कार्बन को थर्ड बोलो यहाँ पे, इसमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ
ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ, और उसमें भी क्या बताना है, इसमें यहाँ पे C1N स्टेप देख लेते हैं इसमें, C1N, C2N एंड C3N, उसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे। तो कार्बन, बेंजीन का कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पर भी बेंजीन का कार्बन एंड नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी कार्बन एंड नाइट्रोजन। सोचो थोड़ा एक मिनट, इसमें क्या रहेगा, इसमें बेंजीन का कार्बन, इसको C1 बोलना है, इसको C2, इसको C3, और नाइट्रोजन तो यहाँ पे है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। सही है, एक तो सही आ रहा है उसमें कि C2N इक्वल टू C3N, बाकी को भी पूरा ऑर्डर बताना है, वो तो सही है, 2 इक्वल टू 3, यही क्वेश्चन सही है। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें, एक बार दोबारा सोचो उसमें। तो देखो इसमें कुछ लोगों का इसमें 1 2 3 में, अब यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 में अगर देखोगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पे, इसको मैं अगर इस तरीके से दिखा दूं, पहले N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इस NO2 को भी हम लोग इस तरीके से दिखा दूं, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहाँ पर भी क्या रहेगा, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अब यहाँ पे सोचना था कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा, और जब कंजुगेशन में रहेगा यहाँ पे, प्रॉपर रेजोनेंस हो पाएगा यहाँ पे। यहाँ पर देखें, इसमें जो थर्ड वाला कार्बन है यहाँ पे, ये भी क्या होगा, इसके साथ जब रेजोनेंस करने का, यहाँ पे आयोडीन आ गया, और आयोडीन का साइज काफी ज्यादा लार्ज रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो एक लार्जर साइज का एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, और जब लार्जर साइज का एटम प्रेजेंट है यहाँ पे है, तो जो मैंने बताया था कभी, ये आयोडीन और NO2 आर्थो पोजीशन का, इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन, यहाँ पर भी क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन, और ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ये जो NO2 है, यहाँ पे तो कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें 2 and 3 वाले में, तो ये आयोडीन के साथ स्टेरिक रिपल्सन होगा इस NO2 ग्रुप का, और कुछ अमाउंट में ये NO2 आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे आउट ऑफ प्लेन होगा ये इसके साथ रिपल्सन के कारण, और ये भी आउट ऑफ प्लेन होगा, दैट मींस इस कंडीशन में प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और ये भी सेम आउट ऑफ प्लेन, जिसके चलते यहाँ पे प्रॉपर जो रेजोनेंस होना चाहिए था, जैसे फर्स्ट में हो रहा था, वैसा रेजोनेंस नहीं हो पाता इसमें भी यहाँ पे। दैट मींस जो C1N है, यहाँ पे तो प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट करने वाला कोई नहीं, इनहिबिट करने वाला कोई ग्रुप नहीं है आर्थो पे, यहाँ पे इसमें तो प्रॉपर रेजोनेंस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, जबकि C2 C3 में कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा बहुत अच्छे से, प्रॉपर रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब सोच के बताओ कुछ में ऑर्डर क्या होना चाहिए सब लोगों का, जो सही, अब तो सब लोगों का सही आ रहा है उसमें, इसमें जो ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे, C2 C3 का जितना इधर भी आर्थो पे, ये भी आर्थो, वो दोनों तो सेम रहा था, C2N इक्वल टू C3N, और ये क्या होगा, ग्रेटर होगा C1N से, क्योंकि C1N यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस हो पा रहा है, जबकि 2 3 में क्या होगा, प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी यहाँ पे। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं, तो इसमें इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो SI इफेक्ट में बस इतना ही देखना था, इसका बाकी एप्लीकेशन में जैसे मैंने अभी बताया कि ये बेसिक स्ट्रेंथ, और जब एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आएगा, वहां से चेक करना था इसको।
बाकी इसका एसआई का बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने बुकलेट में भी जो रहता है वहां पे बस एक दो क्वेश्चन ही दिया गया है, बट ये छोटा सा टॉपिक है एसआई इफेक्ट, कई सारे क्वेश्चन में इसका यूज हो जाता है, एसआई के कारण कुछ चीज अफेक्ट होता है तो आगे का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है अभी एरोमेटिसिटी। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक रहता है, अलग अलग चीजें देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर कुछ याद हो, नोमेनक्लेचर में पढ़े हुए भी थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और मैंने वहां पे याद रखने के लिए बताया हुआ था कि बेंजीन एंड पिरिडीन एरोमेटिक होता है। इसके अलावा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कैसे चेक करेंगे, तो उसका डिटेल में हम लोगों को यहाँ पे देखना है। बट एरोमेटिक को पाने के लिए हम लोगों को पहले रेजोनेंस का कंसेप्ट आना चाहिए था उसमें, तो फिर हम लोग सोच पाते कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो उसको नोट डाउन कर ले हुए सब लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इस केस में चेक करना यहाँ पे है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, देख लोगे यहाँ पे एरोमेटिक। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो उसके लिए जो कंडीशन होता है यहाँ पे है, तो फर्स्ट कंडीशन है इसमें वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। पहला कंडीशन क्या, अगर साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है तो एरोमेटिक कभी नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन है उसमें साइक्लिक। सेकंड कंडीशन है उसमें वो जो कंपाउंड्स हो ओवरऑल क्या हो उसमें प्लेनर, वो क्या हो रहा है वहां पे प्लेनर। और प्लेनर है या नहीं तो वो कैसे चेक करते थे, कुछ लोगों को अगर याद हो तो बताओ इसमें, मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं तो उसमें क्या चीज चेक हाइब्रिडाइजेशन। करते हैं। सही है बिल्कुल, तो वो क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, और वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो भी रिंग में होगा वो सब क्या होगा, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब भी प्लेनर चेक करें तो उसमें क्या चेक करना हो, जितना भी एटम्स होगा उस रिंग में साइक्लिक कंपाउंड्स में वो क्या होगा, sp2। थर्ड कंडीशन है उसमें डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग, पूरे रिंग में क्या हो वहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा हो, डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग। वैसे प्लेनर जब आ जाता है साइक्लिक रहेगा, डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग। और फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, फॉर n+2 इज इक्वल टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें n का जो वैल्यू रहेगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 और कुछ भी आ सकता है इसमें। और ये जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है, 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग एक रूल भी बोलते हैं यहाँ पे, हकल्स रूल। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हकल्स रूल। तो जो हकल्स रूल आ रहा है 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू क्या, जब हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पे n का वैल्यू तो क्या होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 इस टाइप से आ रहा है वहां पे। इसको नोट भी करो कि एरोमेटिक होने का कंडीशन है। ऐसा ही कुछ कंडीशन एक रहा था एंटी एरोमेटिक, तो उसको भी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इवन मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होने का कंडीशन है, पहला क्या कंडीशन है, वो कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक, देन प्लेनर, डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग, और लास्ट कंडीशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, और उसमें n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। इसको पहले नोट डाउन भी कर लो, पहले देखते हैं फिर हम लोग।
कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो यही 4 कंडीशन चेक करना होता है वहां पे। आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे ये क्या था एरोमेटिक कंडीशन। अब इसी में एक और भी आता है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक होने का कंडीशन है, ऐसा ही कुछ रहता है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। इसके नीचे तुम नोट डाउन कर लो, मैं इसी में से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जो एंटी एरोमेटिक है, जो भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब होगा तो उसके लिए जो कंडीशन है वो भी सेम कंडीशन आता है जो एरोमेटिक का रहा था। वो भी अगर एंटी एरोमेटिक कोई कंपाउंड आ रहा हो वो भी क्या हो, साइक्लिक हो, प्लेनर भी हो, डिलोकल होल्डिंग भी आ रहा हो, सिर्फ जो लास्ट वाला कंडीशन है वो चेंज हो जाता है फॉर एंटी एरोमेटिक। इसमें जो कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे फॉर एन इक्वल टू, इसको सिर्फ इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर एन इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, और ये फिर अब हकल्स रूल नहीं रह जाता वहां पे। एंटी एरोमेटिक में इसको बस चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, नीचे तुम लिख लेते हैं एंटी एरोमेटिक। उसमें भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, वो भी प्लेनर, डीलोकाइज होल रिंग, और फॉरेन इज इक्वल टू डीलोकाइज पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में, इसमें फॉरेन इज इक्वल टू डीलोकाइज पाई इलेक्ट्रॉन और एन का वैल्यू क्या हो 0 1 2 3 4, इसमें वही आ रहा हो यहाँ पे। और एक लास्ट कंडीशन और भी रहा था इसमें, इसको भी नोट कर लो। तो चेंजेस जो आ रहा था सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट वाला आ रहा था कि फॉरेन इज इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि एरोमेटिक में क्या कंडीशन था, फॉरेन प्लस 2। और एक लास्ट भी और भी है इसमें यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। कोई कंपाउंड अगर नॉन एरोमेटिक तो उसके लिए क्या कंडीशन हो, इसके लिए कंडीशन है नॉन एरोमेटिक होने के लिए इसमें जो आ रहा है वो साइक्लिक भी हो सकता है और असाइक्लिक भी, साइक्लिक या असाइक्लिक दोनों हो सकता है वहां पे, साइक्लिक और असाइक्लिक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या आ रहा है उसमें, नॉन प्लेनर। और अगर नॉन प्लेनर आ गया तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं उसमें, वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, जैसे नॉन प्लेनर आ गया दैट मींस वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। और बाकी इसमें एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये लिख भी सकते हो इसमें, एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसमें वहां पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन नॉन एरोमेटिक होने के लिए वो साइक्लिक भी हो सकता है असाइक्लिक भी, बट वो क्या होना चाहिए उसमें, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर आ गया एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन कुछ भी फिर आ सकता है वहां पे। सो ठीक है, तीनों कंडीशन अब सामने है यहाँ पे। एरोमेटिक का कंडीशन हम लोगों ने देखा था, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। हम लोगों को इस पार्ट में वही चेक करना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक। देखते हैं उसका मीनिंग, देखते हैं एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या रहा था वहां पे। इस एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी चेक करेंगे आगे। अभी यहाँ पे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, हम लोग आगे लिख भी लेंगे इसको। अभी ध्यान में रखोगे कि कोई कंपाउंड्स एरोमेटिक है तो उस कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहता है वहां पे। और कोई कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक है, दैट मींस एरोमेटिक का उल्टा एंटी एरोमेटिक, दैट मींस वो कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्टिंग नेचर में नहीं कर पाता है। जबकि जो नॉन एरोमेटिक रहता है वो स्टेबल रह पाता है, बट एरोमेटिक से काफी लेस स्टेबल रहेगा। तो एक ऑर्डर भी अगर लिखोगे यहाँ पे, यहीं पे नोट कर लेते हैं एक ऑर्डर भी। स्टेबिलिटी जो रहेगा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, एरोमेटिक। कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक आ रहा है देन वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखो यहाँ पे इस जो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इसके बेसिस पे मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी फाइंड आउट किया जाता है। एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक,
देन एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी रहेगा मॉलिक्यूल्स का, एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड्स आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक तो काफी डिस्लाइजिंग फैक्टर होता है, वो मॉलिक्यूल इवन एग्जिस्ट नेचर में कर पाता है वहां पर। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल। इसमें एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जांपल्स आएंगे इसमें अभी। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, बेंजीनियम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेंजीनियम की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें देखना है कि ये साइक्लिक तो है, पहला कंडीशन ये क्या हो, साइक्लिक हो। दूसरा कंडीशन है कि ये प्लेनर है या नहीं है, चेक करो इस पे प्लेनर है या नहीं। ये प्लेनर भी आ पाएगा क्योंकि हर एक जो कार्बन आ रहा है इसमें बेंजीनियम में, हर एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2, एक Hb है, अंडरस्टूड है। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा उसमें, sp2। दैट मींस प्लेनर भी हो गया। डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग, इसमें जो डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का, ये इधर आएगा, इधर से पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है इसमें। पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा पूरे रिंग में होगा। अब एरोमेटिक होने का जो लास्ट कंडीशन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन था एरोमेटिक होने का, उसको चेक करोगे अगर यहाँ पे, वो क्या रहा था उसमें, फॉर n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें यहाँ पे चेक करके बताना है तुम लोगों को कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। इसमें जो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2+2, जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है जो पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, मूव कर रहा है, वो कितना आ जाएगा इस केस में, 6। निकले तो वो क्या जाता है उसमें, वहां पे 6। ये 3 पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में, रेजोनेंस में आ रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, दैट मींस 6। एन का वैल्यू देखो, फाइंड आउट करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। और n का वैल्यू 1 आ जा रहा है, दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर। और जैसे n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रहा था, और यही क्या था हकल्स रूल के अकॉर्डिंग, तो 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन वो क्या था, 6। n का वैल्यू क्या आ जा रहा है इसमें, 1। दैट मींस ये जो कंपाउंड्स आ रहा है ये क्या होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। तो पहला कंडीशन क्या था इसमें यहाँ पे, कि साइक्लिक हो, तो वो साइक्लिक आ रहा है वहां पे। सेकंड कंडीशन था इसमें प्लेनर है, तो प्लेनर भी आ रहा है। कैसे चेक कर रहे हैं प्लेनर, रिंग में जो भी एटम्स है वो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2, डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग। ये जनरली रहता है जब प्लेनर और ये कंडीशन आ रहा है, तो थर्ड अपने आप सेटिस्फाई होता है। बाकी एक बार चेक भी कर सकते हो कि पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन आ रहा हो। लास्ट कंडीशन जो हकल्स रूल का था, वहां पे 4n+2 = 6, n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये एरोमेटिक कंपाउंड हो पाएगा। एक एग्जांपल और भी देख लोगे यहाँ पे, फिर इस कंपाउंड की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो पहले चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, इस तरीके से। तो सबसे पहले चेक करना है कि इसमें ये क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, क्योंकि रिंग का हर एक कार्बन जो आ रहा है इसमें, जो भी एटम है वो क्या है, sp2 आ रहा है, डीलोकलाइजेशन होल रिंग। ये पाइबॉन्ड इधर आएगा तो ये पाइबॉन्ड इधर आएगा, पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन भी होगा। अब देखना कि ये हकल्स रूल जो था 4n+2 उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लो इसमें 4n+2, पहले जो एरोमेटिक का कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करो, इसमें क्या आ रहा है, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, यहाँ पे 4। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यही डीलोकलाइज हो रहा है, तो क्या रहेगा 4। एन का वैल्यू क्या आता है इसमें, यहाँ पे 1/2। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, दैट मींस ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है यहाँ पे। और जब एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, अब इसमें चेक करना कि एंटी एरोमेटिक है या नहीं है। तो एंटी एरोमेटिक होने का क्या कंडीशन था यहाँ पे है, मेरेज करो यहाँ पे। तो एरोमेटिक और एंटी में सिर्फ लास्ट कंडीशन में डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे। एंटी में क्या कंडीशन था उसमें, 4n इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था इसमें भी, यहाँ पे 4। एन का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे, 1। तो जो एंटी एरोमेटिक होने का लास्ट कंडीशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे है, एन का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। दैट मींस ये जो कंपाउंड्स होगा तुम्हारा वो क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं आ रहा था, फ्रैक्शन में आ जा रहा था जब एरोमेटिक का कंडीशन लगा रहे थे।
जबकि ये एंटी एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये क्या रहेगा यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। तो इसको नोट भी करो, बाकी एग्जांपल और भी देखते हैं इसका यहाँ पे हम लोग। देखो इसमें मैंने अभी जस्ट बताया था इसमें कि एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है वो हाईली अनस्टेबल रहेगा, वहां पे स्टेबिलिटी जो रहेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे कम होता है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे ये कंपाउंड्स है ये क्या करता है यहाँ पे है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये डाइमेराइज हो जाता है यहाँ पे, दैट मींस इसका डायमर बन जाएगा यहाँ पे। और डायमर कैसे बनता है यहाँ पे इस तरीके से देखोगे इसमें, ठीक है, ऐसा कंपाउंड आ रहा था एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, यहाँ पे क्या होगा ये अपना डायमर बना लेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और डायमर कैसे बनाता है, इसका जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, मान लो कि जो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन फिर इसका भी यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड्स है कुछ इस तरीके से दिखेगा अब यहाँ पे तुम्हें फाइनली। एक रिंग हो रहा था यहाँ पे। अब जो ये कंपाउंड्स आ गया अब वो किस नेचर का आ जाएगा इसमें, इसमें अगर देखोगे ये जो आ गया तुम्हारा sp3, ये भी sp3, दैट मीन्स ये नॉन एरोमेटिक नेचर का आ गया यहाँ पे। और जब नॉन एरोमेटिक नेचर का आ गया तो एंटी एरोमेटिक से कुछ ज्यादा ही स्टेबल रहता है नॉन एरोमेटिक। तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है वो जनरली डाइमेराइज कर जाता है स्टेबिलिटी गेन करेंगे, तो यहाँ पे ये डायमर बना ले रहा है यहाँ पे। n is greater than lesser will be stability, n से कोई मतलब नहीं है वहां पे। अगर n का वैल्यू जो आ रहा है वहां पे, अगर 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स आ रहा है तो उसमें फिर देखें किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। अगर 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा तो उसमें देखना होगा नंबर ऑफ डिलोकलाइजेशन किसमें ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा, उस तरीके से चेक करते हैं वहां पे हम लोग। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे है। तो डायमर का मतलब क्या था, इसका 2 मॉलिक्यूल्स आ जाता है यहाँ पे डायमर बनाएगा तो ये नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है। कुछ और एग्जांपल इसमें है। ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान से देख लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा तो उसमें कैसे करते हैं वहां पे लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है जो थर्ड एग्जांपल आ रहा था इसमें यहाँ पे है, इसमें देखना है कि जो साइक्लिक तो है प्लेनर है या नहीं है। तो सबसे पहले जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तुम्हें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। चेक करो sp2 आ रहा है या नहीं आ रहा है इस कार्बन का। चेक करो सब लोग, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 अगर आ रहा है दैट मींस वो क्या होगा प्लेनर हो पाएगा, क्योंकि ये तो sp2 ये sp2 है ही। इस कार्बन पे अगर चेक करो तो एक अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड पहले से इसमें दिख रहा है रिंग का, ये भी क्या होता है sp2 आ पाता है यहाँ पे। और जब ये भी sp2 है ये भी sp2 और ये भी sp2, दैट मींस ये जो रिंग है वो प्लेनर भी है, ये साइक्लिक भी है प्लेनर भी है और रेजोनेंस भी पूरे रिंग में हो पाएगा। रेजोनेंस कैसे होगा पूरे रिंग में, इसको जब इधर शिफ्ट करोगे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ जाता है, इसको इधर शिफ्ट करोगे यहाँ पे है इस वाले को तो फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा यहाँ पे। दैट मींस रेजोनेंस पूरे रिंग में भी हो रहा है वहां पे। क्लियर है वहां पे है। अब इसके इसमें चेक करना था कि साइक्लिक भी है प्लेनर भी है, क्योंकि सब sp2 आ गया। लास्ट कंडीशन चेक करना है हाइकल्स रूल का, फोरन प्लस 2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें यहाँ पे वो चेक करना था। चेक करो कितना आ रहा है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज हो रहा है, दैट मींस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। इसमें सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है यहाँ पे है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यही सिर्फ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
तो 4n प्लस 2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इसमें 2, और जब डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 2 आ गया तो इसमें देखना कि n का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 2 - 2 0, और ये क्या आ जाएगा फाइनली 0, और n का वैल्यू 0 भी आ रहा है। दैट मींस जो एरोमेटिक का कंडीशन था मैंने 0 से स्टार्ट किया हुआ था, अगर कुछ देखो उसमें कंडीशन कि अगर हकल्स रूल अप्लाई कर रहे हैं 4n प्लस 2 वाला और उसमें n का वैल्यू 0 भी आ गया, दैट मींस वो क्या हो पाएगा वहां पे एरोमेटिक। दैट मींस ये भी जो कंपाउंड्स आ रहा है यहाँ पे है, ये किस नेचर का रहेगा तुम्हारा एरोमेटिक। एक लास्ट एग्जांपल ध्यान से देख लोगे, जो लास्ट एग्जांपल आ रहा है इसमें यहाँ पे, अब इसमें देखना है कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, सब लोग चेक करके बताओगे। sp2 sp3 sp क्या आ रहा है यहाँ पे, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। करो सब लोग चेक करो उसमें। सही है अभिषेक, सही है तनीषा, थोड़ा दोबारा सोचो, ऐसा कुछ कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है पीछे। अब देखो एक्चुअल में होता है क्या यहाँ पे, एक एच बी है यहाँ पे और एक लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर भी दिख रहा है वहां पे, बट एक्चुअल में एच तो अंडरस्टूड है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है दिखने में तो लग रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा, sp3 होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है वहां पे, जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ गया, और ये क्या हो जाएगा डीलोकलाइज लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जब ये डीलोकलाइज हो गया दैट मींस इसको हम स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे। दैट मींस इसका जो अब हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस कार्बन का भी, वो भी क्या रहेगा sp2, तो sp3 नहीं हो पाएगा। यहाँ का लोन पेयर नेगेटिव विथ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट मींस इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा वहां पे sp2, और जैसे sp2 आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान देना था, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, दैट मींस साइक्लिक भी है प्लेनर भी है, और डीलोकलाइजेशन जो होगा पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन भी हो पाएगा। तो मेनली प्लेनर अगर आ गया तो जो डीलोकलाइजेशन वाला कंडीशन वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता अलग से। अब इसमें अगर मैं एरोमेटिक वाला कंडीशन लगाऊं यहाँ पे या डायरेक्टली ब्रेक में और लगा करके चेक करता हूँ यहाँ पे 4n प्लस 2 इक्वल टू, अब इसमें देखना कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे जो कि डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज हम बताओ इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सही है बिल्कुल 4, ये क्या आएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है जो कि डीलोकलाइज होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो है, इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन ये भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दैट मींस वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। 2 + 2 तो क्या आ जाएगा 4, n का वैल्यू क्या आ जा रहा है इसमें 1/2, दैट मींस ये एरोमेटिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया दैट मींस वो एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। ये देखना कि एंटी एरोमेटिक होगा, तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन था, 4n = 4, n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे है, जैसे 4n = 4 तो n का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 1, जो कि एंटी एरोमेटिक के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ये भी रहेगा यहाँ, वो क्या आ जाता है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। देखो लास्ट में कुछ कट रहा होगा बट चेक कर लोगे इसमें, ये क्या रहेगा इसमें एंटी एरोमेटिक। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या रहेगा sp2। तो ठीक है इसको नोट डाउन करो, बाकी और भी देखते हैं एग्जांपल, हम लोग बेसिक एग्जांपल समझ चुके हैं कि कैसे चेक करना है। सर हाँ बताओ। सर वो लास्ट एग्जांपल में 4n + 2 4 क्यों होगा? मैंने यहाँ पे एक चेक किया कि एरोमेटिक का कंडीशन लेने के लिए मैं एरोमेटिक का कंडीशन पहले चेक कर रहा हूँ कि एरोमेटिक है या नहीं। तो एरोमेटिक का कंडीशन क्या था, हाकल्स रूल, दैट मींस 4n + 2 = डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 4। अब ये कंडीशन आ रहा है कि सर ये 4 कैसे आ रहा है यहाँ पे, 4 आने के लिए कंडीशन है यहाँ पे डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है इसमें, ये तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था तुम्हारा, मैं अगर यहाँ पर अलग से दिखा दूं, ये जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये भी जब इधर आएगा यहाँ पे, यदि ये पाई बॉन्ड ओपन होगा,
ये भी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था यहाँ पे तुम्हारा जो लोन पेयर की तरह दिख रहा है, वो भी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन, और जब ये भी पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर अब यहाँ पे ये 4 कैसे आ रहा है, 2 पाई यस सर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। अब कुछ एग्जांपल तुम लोग खुद से चेक करोगे इसमें, वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या रहेगा वहां पे। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसमें यहाँ पे, हर का डायमर नहीं बनता यहाँ पे, इसका भी अगर डायमर बनेगा, जो ये जो एंटी एरोमेटिक आ रहा है इसका भी डायमर बन पाएगा यहाँ पे। अब जितना भी कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक रहेगा, जो भी एंटी एरोमेटिक है इसका भी डायमर अलग तरीके से बनेगा। यहाँ पे लोन नेगेटिव चार्ज है, इसका जब दूसरा कंपाउंड आएगा तो उसके साथ वो कंबाइंड होगा। मैंने वहां पे ब्रेक करके बताया होता, जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये ब्रेक कैसे होती है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो रहा था, उसी तरह ये भी रहेगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2 पाई बॉन्ड था, यहाँ पे इस तरीके से डायमर बना रहा था, इसका भी जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। बट हल्का मुझे डायमर बनाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है कि वो हाईली अनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी गेन करेंगे वो डायमर का फॉर्मेशन कर पाएगा वो। तो इसमें चेक करना तुम बस उसमें कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो इसका पहले देख लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, अगर वो डायमर का फॉर्मेशन कर पा रहा है तो डायमर का फॉर्मेशन करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेंगे, अगर नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं हमेशा करेगा ही। तो कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं होता है उसमें। तो जल्दी से इसको चेक करो, यहाँ पे कुछ कंपाउंड वगैरह चेक कर सकते हो। कंडीशन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव अभी बता रखा है, यहाँ पे कैसे चेक करना है। तो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या आ रहा है तुम्हारा, इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या आ रहा है। एंटी एरोमेटिक। देखते हैं वो क्या रहेगा, पीडीएन जो रहता है इसमें वो अलग रहता है, हम लोग अलग से देखेंगे उसको, उसका नेम भी देखेंगे। जो पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्या आ जाएगा तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। अब देखो चेक कैसे करना था, यहाँ पे है, हर बार हम लोग डिटेल में जाकर के चेक नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कैसे चेक करना है। ये भी क्या रहेगा, sp2 साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और इसमें देखना है कि जो 4n+2, अब अलग से 4n+2 वाला रूल हमेशा नहीं देखेंगे, इसमें चेक करना है कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 4, 2+2। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो 2+2 दैट मीन्स 4।
और अगर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है, कुछ पता चल पाएगा वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक। हम लोगों को पता है कि 4 इक्वल टू 4 वाला जो कंडीशन होता है इसमें, वो किसके लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए है। तो जब भी अगर 4 आ रहा है, 4 डीलोकलाइज आ रहा हो या 8 आ रहा हो या 12 आ रहा हो, दैट मींस वो क्या आ जाता है तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। 4 इक्वल टू 4 दैट मींस n का वैल्यू 1, ये एंटी एरोमेटिक के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा इसमें, एरोमेटिक। सही सब लोग कहा जाता है इसमें एरोमेटिक। एरोमेटिक। इसमें क्या रहेगा, फॉरेन साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, क्योंकि ये भी sp2 आ रहा है यहाँ पे। और इसमें जो 4 n + 2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा, 2 + 2 + 2 6, दैट मींस n का वैल्यू 1, ये हैकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है, दैट मींस एरोमेटिक। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये भी क्या रहेगा, एरोमेटिक। कैसे चेक करते हैं, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन 5 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, 2 + 2 + 2, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दैट मींस ये भी क्या आएगा, 1, एरोमेटिक। इस कंपाउंड का एक नेम भी होता है, काफी फेमस कंपाउंड है, इसका नेम भी याद रखना है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम केटायन। ट्रोपाइलियम केटायन कॉमन नेम है बेसिकली इसका, ट्रोपाइलियम केटायन। सही है बिल्कुल, तो क्या रहेगा, ट्रोपाइलियम। इस एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, ये क्या रहेगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बताओ। एंटी। नहीं। अब यहाँ पे एक नॉन और भी तो एरोमेटिक। था, लास्ट में एक और भी था, नॉन एरोमेटिक। एंटी के लिए क्या कंडीशन था पहले, साइक्लिक तो है, अब चेक करना कि ये प्लेनर है या नहीं है। ये प्लेनर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों कार्बन तुम्हारा sp3 आ जाएगा, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे। और अगर एक भी एटम sp3 हो गया, दैट मींस वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और जैसे ही नॉन प्लेनर हुआ, दैट मींस वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। उसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, नॉन प्लेनर दैट मींस नॉन एरोमेटिक। क्लियर है वहां पे, जो लास्ट वाला वो क्या रहेगा तुम्हारा, उसमें नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ गया, तो क्या जाना उसमें, नॉन एरोमेटिक। रीजन लिख लोगे कि ये sp3 है, नॉन प्लेनर है, दैट मींस नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले इस तीनों का तो नेम भी नोट कर लेते हैं। इस कंपाउंड्स का जो नेम होता है उसको बोलते हैं पायरोल। नेक्स्ट वाले का नेम फ्यूरान, और जो लास्ट वाला नेम है इसको बोलते हैं थायोपीन। पायरोल, फ्यूरान, और इसका नेम क्या है, थायोपीन। अब इसमें इसका एरोमेटिसिटी चेक करना है, एरोमेटिक है या क्या रहेगा उसमें वहां पर। तो पायरोल क्या आ रहा है उसमें, चेक करके बताओ उसमें। पायरोल सही है सब लोगों का, वो क्या रहेगा, एरोमेटिक। कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे है, ये सब तो sp2 है ही। अब ये जो नाइट्रोजन का यहाँ पे आ रहा था, ये भी क्या रहेगा तुम्हारा sp2। दिखने में लगेगा कि sp3 होना चाहिए, बट यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट मींस ये भी sp2, ये भी sp2, बाकी तो सब sp2 है, दैट मींस साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और डीलोकलाइजेशन जो होगा पूरे रिंग में भी डीलोकलाइजेशन हो पाएगा। अगर प्लेनर आ गया, दैट मींस वो क्या आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो पाता है पूरे रिंग में। लास्ट कंडीशन क्या था, 4 n + 2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या आ रहा है इसमें 6, 2 + 2 + 2 यहाँ पर भी रहेगा ये, तो टोटल क्या आ जाएगा 6, n का वैल्यू 1, दैट मींस क्या आ रहा है, एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्यूरान का क्या रहेगा उसमें, चेक करो। नॉन। फ्यूरान, फ्यूरान का देखो, इसमें कुछ लोगों के अलग अलग आ रहे हैं, कुछ के एरोमेटिक आ रहे हैं, कुछ के एंटी भी आ रहे हैं, देखोगे यहाँ पे। अब इसमें देखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, बट दो लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। मैंने क्लास में करा रखा है कि जब भी दो लोन पेयर, कोई एक ही लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, चाहे बाहर वाला या अंदर वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एक इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में। और जब एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा तुम्हारा, वो भी क्या आ जाएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो है ही,
और एक लोन पेयर जो लोकलाइज लोन पेयर है, दैट मींस इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और बाकी का तो sp2 था ही। अब इसमें यहाँ पे देखने की साइक्लिक भी है, प्लेनर भी हो गया। हैकर्स रूल का जो कंडीशन था 4n + 2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 6, 2 + 2 + 2। ऑक्शन का दो लोन पेयर में से कोई एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, वही डीलोकलाइज हो रहा है, तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे डीलोकलाइज है, बाकी दो तो ये फिक्स है। इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना आया था 6, दैट मींस n का वैल्यू 1। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये यहाँ पे है, ये भी क्या रहेगा तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये भी sp2 है, बाकी सब sp2 कार्बन था ही। इसमें जो लॉजिक है जो याद रखना था इसमें, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर में से कोई एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, डीलोकलाइज होगा, और जो डीलोकलाइज लोन पेयर आ रहा है उसी को हम लोग क्या काउंट करेंगे डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन में, दैट मींस 6 आ पा रहा है वो। और इसी तरीके से सेम ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा उसमें, चेक करो लास्ट वन, सही बिल्कुल लास्ट वन क्या रहेगा उसमें एरोमेटिक, बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए चेक करें तो उसी तरह सल्फर, उसी तरह ये भी क्या रहेगा इसमें एरोमेटिक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, कुछ और कंपाउंड्स देखें यहाँ पे हम लोग। अब इस कंपाउंड्स का नेम आ रहा है इसमें तुम्हारा पीरिडीन, इसका नेम क्या रहेगा पीरिडीन।